ओके, तो मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको, इन अ जीरो एरर फ्री वर्नियर कैलिपर, जीरो एरर फ्री वर्नियर कैलिपर 1 MSD is equal to 1 mm and 19 MSD is equal to 20 VSD. 20 VSD. Length of an object, length of an object, length of an object is measured from this vernier caliper. Length of an object is measured from this vernier caliper, and zero vernier scale, zero vernier scale zero vernier scale lies as shown, zero vernier scale lies as shown, and 15th vernier scale division, and 15th vernier scale division, 15th vernier scale division matches with a line, 15th vernier scale division matches with a line on main scale, matches with a line on main scale. 15th vernier scale division matches with a line on vernier scale, on main scale. Find the length of object. Find the length of object. जो भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं हम उसकी लेंथ बताइए, जो भी ऑब्जेक्ट की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ बताइए, करिए बताइए आंसर। बताइए आंसर। हाँ ज्योतिरादित्य, अभी सब बच्चे बोल रहे थे उन्होंने वीडियो से देख लिया है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है वीडियो से ही कर लीजिएगा थ्योरी। ओके, चलिए आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। हमें दिया है 1 MSD 1 mm एंड 19 MSD इक्वल टू 20 VSD, और हमें दिया है डायग्राम ये इस तरह से कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी जा रही है, तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 15 और 15.1 के बीच में लाई कर रहा है, और 15th डिवीजन ऑफ वर्नियर इज मैचिंग विद वन ऑफ द लाइन ऑन मेन स्केल, ऐसा दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है क्योंकि 19 और 20 का यहाँ पे इस तरह से रिलेशन दिया है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, मेन स्केल की रीडिंग वो 15 सेंटीमीटर दिख रही है हमें, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इट इज 15 इनटू लीस्ट काउंट, या अगर हमारा ऑब्जेक्ट है जीरो एरर वगैरह तो दी नहीं थी हमें, तो आंसर होना चाहिए 15 सेंटीमीटर प्लस 15 इनटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट होती है MSD माइनस VSD, MSD इज ऑफ 1 mm और VSD निकाला जा सकता है, यहाँ से देखिए हो जाएगा 19/20 और MSD 1 mm है तो mm हो जाएगा ये, तो डिफरेंस ले लो यहाँ पे, तो 1/20 mm आ रहा है ये, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5/100 या 0.05 mm, तो दिस इज आवर MSD लीस्ट काउंट, बस लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई कर दो 0.05 mm मतलब 0.005 सेंटीमीटर, जस्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो 15 पॉइंट यहाँ पर आएगा 75, तो 075 सेंटीमीटर, दिस शुड बी योर आंसर, 15.075 सेंटीमीटर, दिस शुड बी योर आंसर। वेरी गुड अंतरिक्ष, बाकी का जो मिस्टेक है चेक कर लीजिए अच्छे से। लीस्ट काउंट किसी भी वर्नियर कैलिपर का अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना है तो पहले आपको चेक करना है कि वर्नियर कैलिपर किस तरह का दिया है। अगर ऐसा रिलेशन है कि एक ज्यादा VSD इक्वल टू सम MSD, n MSD इक्वल टू n+1 VSD, इस तरह का जब वर्नियर कैलिपर होता है तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है। इस तरह के वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बस MSD माइनस VSD करके निकाल सकते हैं। MSD मतलब मेन स्केल के दो मास के बीच की गैप क्या है वो दी हुई है हमें क्वेश्चन में 1 mm। VSD का मतलब होता है वर्नियर स्केल की दो मास के बीच की गैप क्या है,
तो वो निकालने के लिए हमें रिलेशन दिया है, ये 20 उधर डिवाइड करो तो एमएसडी 1 रखो तो 19/20 इनटू एमएम, ये आ जाएगा हमारे पास जीएसडी। उनका डिफरेंस लेके हमने डिस्काउंट निकाल दिया। अब डिस्काउंट आ जाए तो फिर कैसे निकालते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, जो भी मेन स्केल की रीडिंग है प्लस 1 ईयर स्केल की रीडिंग इनटू डिस्काउंट। मेन स्केल की रीडिंग वो होती है कि जिस मार्क के 1 ईयर का जीरो जस्ट आगे है, तो 15 के जस्ट आगे है तो ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और 15th लाइन ऑफ 1 ईयर ऊपर मैच कर रही है तो 15 विल बी द 1 ईयर स्केल रीडिंग। 1 ईयर स्केल की जो लाइन ऊपर मैच करे वो लाइन होगी 1 ईयर स्केल की रीडिंग। 1 ईयर स्केल की रीडिंग 15 है इनटू डिस्काउंट कर दो तो कैलकुलेट कर दिया था, बस सॉल्व करा लिया आंसर। इज इट क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। In a vernier caliper, MSD is of 0.5 mm. MSD is of 0.5 mm and 9 MSD matches with 10 VSD. 9 MSD matches with 10 VSD. When the two jaws of vernier caliper are coinciding, are touching each other, when the two jaws are in contact, the reading of instrument is as shown. The reading of instrument is as shown. ऊपर नॉर्मली मेन स्केल की जाती है, नीचे वर्नियर स्केल। सो वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉस कांटेक्ट में है और हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि उस समय रीडिंग इस तरह से दिखती है। जब वर्नियर स्केल के और मेन स्केल के जॉस कांटेक्ट में है तो हमें इस तरह से कुछ रीडिंग दिखती है। ठीक है, आगे when length of a pen is measured with this vernier caliper, when length of a pen is measured with this vernier caliper, zero of vernier scale lies just left of 14 centimeter mark on main scale. Zero of vernier scale lies just left of 14 centimeter mark on main scale. 14 centimeter mark on main scale. Fifth line of vernier is matching with one of the line on main scale. Fifth line of vernier is matching with one of the line on main scale. Calculate length of the pen. क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन में किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दीजिए। क्वेश्चन सबको क्लियर? चलो आंसर भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं आंसर, बाकी बच्चे भी देख लीजिए अच्छे से एक बार।
चलिए, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास। सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, ये हमें साफ समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में जब दोनों जॉस कांटेक्ट में है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जॉस जब कांटेक्ट में होते हैं तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो अलाइनमेंट में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब जीरो एरर। और अगर वर्नियर का जीरो लेफ्ट में जा रहा है मतलब नेगेटिव जीरो एरर, राइट में जाता है तो पॉजिटिव जीरो एरर है। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि वहां पर नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, अब कितनी जीरो एरर है कैसे निकाले? तो जीरो एरर का जो अमाउंट है वो देखने के लिए आपको दोनों जीरोस के बीच की गैप देखना है। आपको ये गैप देखना है। कैसे ये गैप कैसे निकाल सकते हैं? तो बहुत ही आसान है निकालना। आप देखिए कि एक लाइन दोनों की मैच कर रही है। मेन स्केल की कौन से नंबर की लाइन है? थर्ड नंबर की लाइन। और वर्नियर की कौन से नंबर की लाइन है? फोर्थ नंबर की लाइन। मेन स्केल के 3 डिवीजन से और वर्नियर के 4 डिवीजन से, तो ये जो गैप हो रही है साफ साफ समझ में आ रहा है कि दिस शुड बी 4 VHD माइनस 3 MHD। यहां से यहां तक की लेंथ है 3 MHD और यहां से यहां तक की लेंथ है 4 VHD। तो बहुत ही बेसिक लॉजिक है कि 4 VHD माइनस 3 MHD, दिस शुड बी द लीस्ट काउंट, दिस शुड बी द जीरो एरर। तो जीरो एरर which should be negative in sign और उसका मैग्नीट्यूड आ जाना चाहिए यहाँ पर 4 into VHD माइनस 3 MHD, ये आनी चाहिए जीरो एरर। जरा इसको डिफरेंस लेके सॉल्व कर देते हैं अपन। 4 VHD, एक VHD कितना है यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दो, 9/10 into 4 हो जाएगा। और एक MHD कितना था 0.5 mm का, 0.5 mm minus 3 into 0.5 mm, this is going to be the least, this is going to be the zero error। पहले तो जीरो एरर निकाल दिया अपन ने कितनी है। जीरो एरर के बाद इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट भी निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट होती है MHD माइनस VHD। इस तरह के स्टैंडर्ड केसेस में MHD माइनस VHD हो जाती है लीस्ट काउंट। तो MHD कितना है 0.5 mm माइनस ये हो जाएगा 9/10 into 0.5, ये आ गया mm में हमारे पास लीस्ट काउंट। अब क्या करेंगे? अब ऑब्जेक्ट की लेंथ जो होना चाहिए वो होना चाहिए मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी बताओ जल्दी से, मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी? क्वेश्चन में मेन स्केल की रीडिंग क्या दी है? चेतन गलत, हिमांशु गलत, अनुज गलत, अंतरिक्ष नहीं, थोड़ा ज्यादा डॉट्स लगा दिए अंतरिक्ष। उत्कर्ष गलत, कुशाग्र गलत, तिलक सही, तिलक सही, तिलक सही है, बिल्कुल सही तिलक। चेतन गलत, हितार्थ गलत। मेन स्केल पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.5 mm के मार्क्स से, 0.5 mm के मार्क्स से मेन स्केल पे मार्क्स से गैप 0.5 mm है। इसका मतलब ये हो गया कि मेन स्केल पे जो मार्क्स होंगे जीरो के बाद आएगा 0.5 mm पे, फिर आएगा 1 mm पे, ठीक है, फिर अगला मार्क आएगा 1.5 mm पे, मतलब जो अपनी नॉर्मल स्केल होती है उससे आधे मार्क्स से। तो 13 सेंटीमीटर के पहले 12.9 नहीं होगा, 13 के पहले 12.9 नहीं होगा, सॉरी अपन ने 14 दिया ना क्वेश्चन में, तो 14 के पहले 13.5 पे भी एक मार्क होगा। 13.5 से पहले, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, 14 mm, 14 सेंटीमीटर इज 140 mm, तो 140 mm से 0.5 mm पहले पे एक मार्क होगा। उस मार्क से जीरो हमारा वर्नियर का जस्ट आगे। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 14 सेंटीमीटर का जो मार्क है उससे वर्नियर का जीरो जस्ट लेफ्ट में, ऐसा कहा है क्वेश्चन में, वर्नियर का जीरो से जस्ट लेफ्ट में। तो 14 सेंटीमीटर के पहले नॉर्मल स्केल में होता है 13.9 सेंटीमीटर का मार्क, पर ये जो हमारी स्केल है इसके अंदर बीच में एक मार्क और आ गया होगा 13.95 पे। समझ में आ रही बात है? हमारी स्केल के अंदर जो मार्क्स है वो 0.5 mm पर है,
इसलिए 13.95 सेंटीमीटर का भी मार्क होगा यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारी मेन स्केल की रीडिंग 13.95 सेंटीमीटर। बोलो ये समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? मेन स्केल के मार्क जो है वो 0.5 mm पे है, नॉर्मल स्केल पे 14 सेंटीमीटर के पहले 13.9 सेंटीमीटर का मार्क होता है, लेकिन यहाँ पे उसके बीच में भी एक मार्क होगा। दिस इज द मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 13.95 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, चलो तो मेन स्केल रीडिंग आ गई हमारे पास 13.95 सेंटीमीटर। क्या ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई? मेन स्केल रीडिंग में किसी को डाउट बताइए जी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब सबको क्लियर है। 1 ईयर स्केल रीडिंग, 1 ईयर स्केल की रीडिंग क्वेश्चन में क्या दी थी आपको? कौन सा मार्क मैच कर रहा था? 1 ईयर स्केल का कौन सा मार्क मैच कर रहा था बताइए? 5th मार्क। तो 5th आ जाएगी, इनटू लीस्ट काउंट कर दो। लीस्ट काउंट हमने निकाला था, बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। और ये लेंथ की फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने 0 एरर भी है यहाँ पर देखा ही था। तो 0 एरर भी जब होती है तो हम उसे सबट्रैक्ट कर देते हैं। We should subtract 0 error. We should always subtract 0 error. 0 error जो भी है उसको विद साइन रखो और उसे हमेशा सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ रही थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो। 0.5 कॉमन लिया, 1/10 बचेगा अंदर, 1/10 मतलब 0.05 आ गया ये, माइनस 0 एरर, और 0 एरर खुद नेगेटिव थी तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए क्या आने वाला है, 0.5 कॉमन आ गया, ठीक है, 9 into 4 माइनस 36 माइनस 36/10, तो 6/10 into 0.5 मतलब 6 into 0.05 mm, ये भी mm में है और वो भी mm में है। तो आप इस तरह से इसको फाइनली ये सेंटीमीटर में और mm में, तो इनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 13.95 सेंटीमीटर प्लस ये हो गया 0.25 mm, उसको 0.025 सेंटीमीटर कर दिया, प्लस 0.30 mm, उसको 0.030 सेंटीमीटर कर दिया। एट दिस यू विल गेट द फाइनल रेटिंग। ऐड करके फाइनल रेटिंग क्या आ रही है बता दीजिए फटाफट। ऐड करके फाइनल रेटिंग क्या आ रही है बता दीजिए। ऑडिबल? ऐड करके फाइनल रीडिंग क्या आ रही है बता दीजिए जल्दी से। चलो आंसर आया चेतन का मेरे पास 13.9495। 9495 हो ही नहीं सकता, ये 5 ऑलरेडी यहाँ पर गलत बोल रहे हो आप चेतन, गलत है आपका आंसर। जब यही 95 था तो 94 कैसे आ सकता आपका आंसर? गलत है कुछ। 14.005 14.005 ये मुझे सही लग रहा है। 14.005 दिस इज फाइनल रेटिंग। चल समझ में आ जाएगा चित्रेश, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते अपन। तो क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज ये कर दिया था मैंने कि नॉर्मल जो स्केल होती है मेन स्केल की, उसमें 0.5 mm के मार्क्स नहीं होते, 1 mm के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ 0.5 mm मार्क्स कर दिए और क्वेश्चन को मैंने इस तरह से रीड करवा दिया आपको कि 14 सेंटीमीटर मार्क के जस्ट लेफ्ट में है। तो आपने कई बच्चों ने 13 सेंटीमीटर का मार्क ले लिया, ये गलती कर दी, या किसी ने 13.9 का ले लिया, ये गलती कर दी। वहां असल में 13.95 सेंटीमीटर का मार्क होगा, वो हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग। तो कई बच्चों की मैथ्स की रीडिंग में गलती हुई होगी, कुछ बच्चों ने 0 एरर को गलत ले लिया होगा, साइन के साथ में रखा होगा, यहाँ कैलकुलेशन में गलती हुई होगी। तो 0 एरर कैसे निकाली? देखो बिल्कुल बेसिक लॉजिक से निकाली हमने 0 एरर। दोनों जीरो के बीच की गैप निकाली हमने, ये गैप और ये गैप को सेपरेट कर दिया। ये सबसे अच्छा तरीका होता है 0 एरर निकालने का, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो हमेशा ऐसे ही 0 एरर निकालना चाहिए बच्चों। उसके बाद फिर फॉर्मूला फाइनली अपने पास हो जाता है लेंथ निकालने का, मेन स्केल रीडिंग
प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस, अगर कोई जीरो एरर है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, और जीरो एरर को भी साइन रखते हैं हमेशा। तो ये माइनस में थी, बाहर माइनस प्लस हो गया और सब सॉल्व कर दिया बंद। क्वेश्चन क्लियर? कुछ भी डाउट किसी को, किसी भी स्टेप में, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट? क्योंकि इसके बाद में थोड़े और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देने वाला हूं, तो यहाँ अगर कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिए अच्छे से। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं आई थिंक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं वो, है ना? लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। In a vernier caliper, main scale marks are 0.5 mm apart. In a vernier caliper, main scale marks are 0.5 mm apart. 0.5 mm apart. Vernier scale marks are 0.9 centimeter, 0.9 mm apart. Vernier scale marks are 0.9 mm apart. 0.9 mm apart. 0.9 mm apart. There is no zero error. There is no zero error. There is no zero error. इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं दी मैंने आपको. There are 9 divisions. Sorry, there are 10 divisions. There are 10 divisions on vernier caliper. There are 10 divisions on vernier caliper which are matching with. There are 10 divisions on vernier caliper which are matching with 18 divisions on main scale. There are 10 divisions on vernier caliper which are matching with 18 divisions on main scale. There are 10 divisions on vernier caliper which are matching with 18 divisions on main scale. When the length of an object is measured, when the length of an object is measured, zero of vernier scale lies just ahead of ऐसा लिखो, just ahead मत लिखो, zero of vernier scale lies in between 50th and 51st mark on main scale. Zero of vernier scale lies in between 50th and 51st mark on main scale. मेन स्केल के 50 और 51 मार्क के बीच में वर्नियर का जीरो लाई करता है. 50th and 51st mark on main scale. A student records that ninth vernier scale division is matching with one of the main scale division. Ninth vernier scale division is matching with one of the main scale division. A student records ninth vernier scale division is matching with one of the main scale division. Student is correctly observing or not. Observation of student is correct or not. इतनी चीज पूछना है आपसे. Observation of student is correct or not. Observation of student is correct or not.
बताइए उस स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं है, बताइए। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट इज करेक्ट और नॉट? ये हमें एग्जैक्टली पता है, इसको स्टूडेंट ने नहीं देखा था, स्टूडेंट ने बस ये देखा है कि वर्नियर स्केल का कौन सी लाइन ऊपर मैच कर रही है, अब बस वो बताना है कि वो सही है कि नहीं। बताइए जल्दी। स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व करा, फिर से बता देता हूं। स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट नाइन्थ वर्नियर स्केल डिवीजन इज मैचिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। नाइन्थ वर्नियर स्केल डिवीजन इज मैचिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, ये स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा। चलो एक आंसर आया मेरे पास। अभी तक एक ही आंसर आया मेरे पास, बाकी बच्चे जल्दी दीजिए आंसर। सर सर हाँ क्वेश्चन का बोलिए, एक बार वाला पार्ट एक बार बता दूं क्या है। फिर से बोलिए क्या। क्वेश्चन का स्टार्टिंग में आपने क्या क्या डाटा दिया सर? स्टार्टिंग में डाटा ये दिया है कि MHD is of 0.5 mm, VHD is of 0.9 mm, there are 10 VSD which are matching with 18 MHD। अब ये बोला क्वेश्चन में कि एक पेन की लेंथ मेजर करी तो वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के 50 और 51 मार्क के बीच में, मेन स्केल के 50th और 51 मार्क के बीच में। 50th मार्क क्या हो जाएगा, मतलब जीरो के बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा करते करते 50th मार्क के और जीरो के बाद 51 मार्क के, उनके बीच में वर्नियर का जीरो है। अब स्टूडेंट देख रहा है कि वर्नियर की 9th लाइन ऊपर किसी मेन स्केल के डिवीजन से मैच कर रही है, किसी स्टूडेंट ने ये देखा, तो आपको बताना है कि स्टूडेंट ने सही देखा कि गलत देखा। देखो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्योंकि हाँ या ना बोलना है आपको, तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, तो कितना आसान क्वेश्चन है, तो 50% चांस है आपका क्वेश्चन सही हो जाने के, ठीक है। पर मैं आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा।
चलो एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तो मेरे पास, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? और एक्सप्लेन करिए आप भी। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष ने कुछ एक्सप्लेन करा है। अंतरिक्ष इसको सबको बता सकते हो क्या आप? माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर सकते हो क्या प्लीज? सर वो वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालेंगे तो 0 आ जाएगी। वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी 0? नहीं, वर्नियर स्केल की 9 into 9 जो हमारे पास रीडिंग है वर्नियर स्केल की, वो बोल देंगे अपन, 0 थोड़ी होगी। इसे मतलब जैसे अगर जो 0 ऑफ वर्नियर है वो एग्जैक्टली मेन स्केल के 0 से जब कोइंसाइड करेगा हाँ तभी ऐसा होगा, क्योंकि वो जो उसका डेटा है वैसा ही है। हाँ, मतलब कहने का मतलब आपका सही जा रहा है। एक्चुअली अगर 50 और 51 मार्क के बीच में कहीं पर वर्नियर का 0 है, अगर ऐसा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 9th वर्नियर का मार्क ऊपर किसी से मैच कर जाए। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 9th ऊपर से मैच कर रहा है, वर्नियर का 9th ऊपर के किसी से मैच कर रहा है, तो 0 से वहां तक की जो गैप होगी, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन में डाटा दिया है उस हिसाब से ऐसा हो रहा है कि मेन स्केल के 50 और मेन स्केल के 51 मार्क के बीच में कहीं पर वर्नियर का 0 है। लेट अज्यूम वर्नियर का 0 यहाँ पर, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। अब ये बोला है कि मेन स्केल का 9th मार्क ऊपर, सॉरी वर्नियर स्केल का 9th मार्क ऊपर किसी से मैच कर रहा है, वर्नियर का 9th मार्क ऊपर किसी से मैच कर रहा है, तो वर्नियर के 9 और वर्नियर के 0 के बीच की गैप क्या होगी? वर्नियर के 9 और वर्नियर के 0 के बीच की गैप क्या होगी? ये हो जाना चाहिए हमारे पास करीब करीब 9 इंटू VSD कितना है? 0.9 है, तो 9 इंटू 0.9 ये हो जाएगा 8.1 mm। 9 इंटू 0.9 है ना, कितना हो जाएगा? 8.1 mm। इतना करीब हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां। इसका मतलब ये हुआ कि जो 51, अच्छा मेन स्केल के मार्क की गैप 0.5 थी, है ना, यहां अगर मैचिंग है, यहां अगर मैचिंग है, तो ये गैप जो भी होगी इट विल बी इन मल्टीपल ऑफ 5.5 mm, 0.5 mm के मल्टीपल में होगी, और ये उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा गैप है यहाँ पे, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा गैप है यहाँ पे। अभी थोड़ी एक्स्ट्रा गैप जो है वो इन दोनों के बीच में अगर 0 आ रहा है, मेन स्केल वर्नियर स्केल का 0 इसके बीच में आ रहा है 50 मार्क्स से 50, जस्ट अ सेकंड मैं थोड़ा सा और बेसिक से करता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी जा रहा है एक्सप्लेन करने में। अपन एक बार थोड़ा बेसिक से देखते हैं, शुरू से देखते हैं। जो हमारा वर्नियर स्केल मेन स्केल दी गई है क्वेश्चन में वो कुछ इस तरह की है। मेन स्केल के मार्क्स की गैप क्या है? 0.5 mm, 0.5 mm मेन स्केल के मार्क्स की गैप है। ठीक है, तो मेन स्केल का जो पहला मार्क होगा वो यहाँ पे आएगा 0.5 mm पे, दूसरा मार्क आएगा 1 mm पे, तीसरा मार्क आएगा 1.5 mm पे, चौथा मार्क आएगा 2 mm पे।
तो मेन स्केल के मार्क्स इस तरह से होंगे 20th मार्क ऑफ मेन स्केल वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा 10 mm की डिस्टेंस पे हो जाएगा 10 mm की डिस्टेंस पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि वर्नियर की जो मार्क है वो 0.9 mm की गैप है, वर्नियर की मार्क में 0.9 mm की गैप है, तो 0.9 mm वो सेकंड मार्क 1 mm पे आ रहा था, तो 0.9 mm यहाँ कहीं पे होगा। वर्नियर स्केल का जो पहला मार्क है वर्नियर स्केल के 0 से 0.9 mm की गैप पर है, क्वेश्चन में VSD दिया है 0.9 mm, तो दिस गैप इज 0.9 mm एंड 0 से 2 यहाँ पर 1 mm की गैप है, तो इनके बीच में गैप कितनी बचेगी 0.1 mm। फर्स्ट जो मेन स्केल का सेकंड मार्क है और वर्नियर स्केल के फर्स्ट मार्क के बीच की गैप कितनी बचेगी 0.1 mm। ऐसे आप देखोगे तो अगला मेन स्केल का मार्क और वर्नियर स्केल के जो मार्क्स थे ये यहाँ पर 0.2 mm की गैप बचेगी, अगले मार्क्स के बीच में 0.3 mm की गैप बचेगी, यहाँ 0.4 mm की गैप बचेगी, यहाँ 0.5 mm की गैप बचेगी। ऐसा कुछ होना चाहिए 1 2 3 4 5 मेन स्केल की फिफ्थ लाइन जो है वो एग्जैक्टली वर्नियर की 9th नंबर लाइन पे मैच करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ और 6th नंबर की लाइन में 0.6 mm की गैप आएगी, 7th नंबर की लाइन में 7th नंबर की लाइन जो होगी वो 0.6 के बाद 7 आ जाएगा, ठीक है। 49 नहीं था, यहाँ पे गैप आ गई 6, यहाँ 7 mm की आ जाएगी, फिर अगली गैप यहाँ पे 9 mm की हो जाएगी, वर्नियर की 9th लाइन यहाँ पे आ जाएगी और 10th लाइन एग्जैक्टली यहाँ मैच कर रही है। इस तरह से हमको कुछ वर्नियर स्केल के बारे में दिया है। वर्नियर स्केल के मार्क्स की गैप क्या है 0.9 mm, तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा आगे शिफ्ट करा, थोड़ा आगे शिफ्ट करा, जब मैं इसको एग्जैक्टली 0.5 mm आगे शिफ्ट करूंगा, इसको एग्जैक्टली 0.5 mm आगे शिफ्ट करूंगा, तो ये जो फिफ्थ लाइन है वर्नियर की वो यहाँ से मैच कर जाएगी, क्योंकि इनके बीच का गैप है 0.5 mm। आप अगर यहाँ गैप देखेंगे तो 0.5 mm की गैप आ रही है, राइट। वर्नियर की फिफ्थ लाइन और ऊपर मेन स्केल की जो 10th नंबर की लाइन है इनके बीच की गैप है 0.5 mm। सही बात है क्या? देखिए अच्छे से, सही बात है क्या? है ना 13.9, पता नहीं क्या लिखा है सेशन में। हाँ ये सही है, ये गैप 0.5 mm की, ठीक है। 0 आगे शिफ्ट करा, 0 को एग्जैक्टली 0.5 mm में आगे शिफ्ट करूंगा, 0 को जब एग्जैक्टली 0.5 mm आगे शिफ्ट करूंगा तो फिफ्थ लाइन यहाँ मैच करेगी, ये फिफ्थ लाइन यहाँ मैच करेगी। अभी 9th लाइन कहाँ होगी? 9th लाइन मैच कर सकती क्या उस समय? नहीं, 9th लाइन मैच नहीं कर पाएगी। 0 को थोड़ा और आगे शिफ्ट करा, इन दोनों के बीच में आ गया वो 0, तब ऐसा हो सकता है कि 9th लाइन कहीं ऊपर मैच कर जाए। 9th लाइन की 18th लाइन से जो गैप है, इस 18th लाइन से जो गैप है ये 0.9 mm की है, ये 0.9 mm की है। तो 0 को जब मैं एग्जैक्टली यहाँ 0.9 mm शिफ्ट कर दूंगा तो ये 9th लाइन ऊपर मैच कर जाएगी, और जब इस 0 को 0.9 mm शिफ्ट कर दूंगा तो इधर 18 से 9 मैच करेगा और ये 0 इन दो लाइन के बीच में गया जाएगा, 0 इन दो लाइन के बीच में गया जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या 0 50 और 51 मार्क के बीच में? अब इस चीज को एग्जैक्टली 50 मार्क के आगे सोच लो आप, ये 0 से जो अपन ने सोचा सब कुछ वो आप 50 मार्क से आगे सोच लो। 50 और 51 के बीच में ऐसा हो सकता है क्या कि 9th लाइन ऊपर मैच कर रही है? तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है यस, आंसर आ गया यस, अंतरिक्ष आंसर आ रहा है यस, है ना। अपन ने अभी बना के देखा तो मुझे आंसर दिख रहा है यस। 0 को जब हम 0.9 mm शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर तो ये 9th लाइन ऊपर मैच कर रही है, हो रहा है ऐसा? सर पर फिर वो जो 10th लाइन मेन स्केल की 18 से मैच कर रही वो नहीं करेगी? नहीं तो नहीं होने दो ना, वो तो जब दोनों जॉब कांटेक्ट में थे तब था ना शुरुआत में, ऑब्जेक्ट की लेंथ जब मेजर करी थी तब थोड़ी था ऐसा। ये तो हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 0.5 mm मेन स्केल का लीस्ट काउंट है और वर्नियर का 0.9 है। हाँ क्या कह रहे हो आप? फिर से बोलो। मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन फिर क्यों दिए? तो किसी काम की तो है नहीं। हाँ काम की नहीं है, बिल्कुल सही, वो डबल इंफॉर्मेशन हो गई एक तरह से। मतलब आपको ये बताया कि 0.9 mm का MSD है, 0.5 mm का VSD है, तो ये मैं ना बताता और यही बोल देता अगर कि 10 VSD मैचिंग विद 18 MSD तो भी चल जाता काम।
वो तो डबल इंफॉर्मेशन हो गई एक तरह से, ठीक है, डबल इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए, सो ये सिचुएशन थी। 0 को मैं जब यहाँ 0.9 mm शिफ्ट करूंगा तो ऐसा हो सकता है ना कि 9 mm यहाँ पर मैच कर जाए, 9th लाइन ऑफ वर्नियर ऊपर मैच कर जाए, बताइए हो सकता है ना? आया ना? यस, समझ में आ रहा है बच्चों को, वेरी गुड। सो स्टूडेंट की रीडिंग सही हो सकती है, बिल्कुल सही, स्टूडेंट की रीडिंग सही हो सकती है, 9th लाइन ऊपर मैच कर सकती है। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि वर्नियर का 0 मेन स्केल के 50 और 51 मार्क के बीच में, स्टूडेंट की रीडिंग सही हो सकती है, ये अपन ने समझ लिया। अब बताओ पेन की लेंथ क्या आ रही होगी, अब बताओ पेन की लेंथ क्या आ रही होगी? What should be the length of the pen? What should be the length of the pen? What should be the length of the pen? जो भी पेन की लेंथ मेजर कर रहे हो उसकी लेंथ क्या आ रही होगी, बताइए। अच्छे से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अच्छे से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चेतन और अंतरिक्ष, और सोच लो अच्छे से। Zero of vernier lies between 50 and 51th mark, and 9th line of vernier is matching with one of the line above. 9th line of vernier is matching with one of the line above. ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जब इस 0 को मैं इस लाइन से आगे शिफ्ट करूंगा, 51 के आगे शिफ्ट करूंगा, 51 के आगे शिफ्ट करूंगा, है ना, यहाँ 51 के जब आगे शिफ्ट करूंगा, जैसे ये मान लीजिए 50th लाइन थी, ये 51th लाइन थी, और ये हमारे पास 52nd लाइन थी, ऐसा मान लीजिए, है ना। सब में 5 लगा दीजिए आपको, इस तरह का सिचुएशन मान लेते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस 0 को जब अपन 0.9 mm आगे शिफ्ट कर रहे थे तो ये 9th लाइन ऊपर यहाँ मैच कर रही थी। इस 0 को जब मैं 0.9 mm शिफ्ट कर रहा था क्योंकि ये 0.9 mm गैप थी, तो ये यहाँ से मैच करेगा 0.9 mm शिफ्ट करके, सही बात है ना। अब 0.9 mm से आगे शिफ्ट करेंगे तो 51 लाइन और 52 लाइन के बीच में 0 आ जाएगा, 51 और 52 के बीच में 0 आ जाएगा, समझ आ रहा है? यस। क्वेश्चन में किसके बीच में दिया है? 50 और 51 के बीच में 0, 50 और 51 के बीच में 0, 50 और 51 के बीच में। इसका मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी कि 49th लाइन पे 0 ऑफ द वर्नियर इससे मैच हुआ होगा
उससे फिर इसे 0.9 आगे शिफ्ट करा होगा, यहाँ से 0.9 mm आगे शिफ्ट करा होगा, तो जीरो ऑफ द वर्नियर इन दो के बीच में आ गया, 50 और 51 के बीच में, और 9th लाइन ऊपर मैच कर गई होगी। बताओ 49, 50, 51, 52, 53, इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर चल जाएगा। आगे क्या आप डिजिट और चेंज कर सकते हो, यहाँ 55, यहाँ 57 है ना, और आगे आप नंबर को बदल सकते हो। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आई होगी यहाँ पर कि ये लाइन और ये लाइन 49th लाइन ऑफ मेन स्केल और 0 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल मैच करी होगी। उसके बाद इस 0 को मैंने 0.9 mm आगे शिफ्ट करा होगा। इस 0 को जब मैं 0.9 mm आगे शिफ्ट करूंगा तो ये 9th लाइन यहाँ पे मैच कर जाएगी। समझ आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? इस 0 को यहाँ से 0.9 mm शिफ्ट करेंगे तो ये 9th लाइन यहाँ पे मैच कर जाएगी। इसका मतलब 49 लाइन से 49 MSD से 0.9 mm ज्यादा है बस ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो हमारा आंसर आना चाहिए 49 into MSD प्लस 0.9 mm। ये आंसर हो जाना चाहिए। एक MSD कितना दिया है? 0.5 mm का, तो 49 into 0.5 प्लस 0.9 mm। 49 into 0.5 कितना हो जाएगा? 24.5 है ना? यस 24.5 प्लस 0.9 mm, बस ऐड कर दो तो 25.4 mm। दिस शुड बी द आंसर। और मुझे दिख रहा है अंतरिक्ष का सही था। वेरी गुड अंतरिक्ष, बहुत बढ़िया। चलो और किसका सही दिख रहा है मुझे? जैसे अंतरिक्ष का दिखा अभी। तो कुछ समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा बेसिक से करा अपन ने, मतलब इसको आप फॉर्मूला वगैरह वगैरह से भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में मैंने क्योंकि बहुत चीजें चेंज कर दी थी, एमएसडी को 0.5 mm का कर दिया था, वीएसडी लेकिन 0.9 mm का रखा था, तो क्वेश्चन काफी बदल गया था। और क्वेश्चन में मैंने ये दे दिया था आपको कि 50 और 51 मार्क के बीच में वर्नियर का 0 है। तो अब मेन स्केल की रीडिंग आप अगर 50 ले लोगे तो ये गलत हो जाएगा। मेन स्केल की रीडिंग असल में 49 है वहां पे, ठीक है? मेन स्केल की रीडिंग 49 ही है अपन ने, 49 प्लस लीस्ट काउंट इनटू वो कर दिया अपने। लीस्ट काउंट आ रहा था अपने पास 9.1 mm का इनटू 9 VSD, 9 जो मार्क आ रहा था वर्नियर स्केल का। तो ये इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालनी थी। मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पे सही लेना जरूरी था। कुछ आ रहा है क्या क्वेश्चन समझ में? ये कि सबके ऊपर से चला गया? चेतन आया समझ में आपको? सर वो मेन स्केल की जो है वो तो मतलब 25 नीचे ना। फिर से बोलो। मेन स्केल की रीडिंग क्या रहेगी? मेन स्केल की रीडिंग 49 मार्क आ रहा है, तो MSR हो रहा है 49 इंटू MSD। मेन स्केल की रीडिंग हो रही है 49। तो सर क्वेश्चन में मतलब 50 और 51 के बीच में दिया है तो अपन तो हाँ 25 बोलेंगे ना। ये अपना स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर ही नहीं ना, पहले ये तो समझो आप अच्छे से। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर ही नहीं है ये तो क्वेश्चन, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है ही नहीं यहाँ पर, तो वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के फॉर्मूले आपको लगाना नहीं चाहिए। आपको इसको बेसिक लॉजिक से सोचना चाहिए। क्वेश्चन में दिया क्या है ये समझना चाहिए आपको, ठीक है? आपको क्वेश्चन समझा क्या रहा है ये समझना चाहिए। जीरो एरर दी नहीं आपको, क्वेश्चन में जीरो एरर है नहीं। जब दोनों जॉब्स कांटेक्ट में है तो दोनों जीरो कांटेक्ट में होंगे, वर्नियर और मेन स्केल के। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि किस तरह की सिचुएशन हो रही है। कुछ आपको क्वेश्चन की सिचुएशन दी है कि मेन स्केल के 50 और 51 के बीच में वर्नियर का 0 लाई कर रहा है, कहीं पर बीच में कहीं पर लाई कर रहा है। उसके बाद वर्नियर का जो 9th लाइन है वो ऊपर मैच कर रही है, वर्नियर की 9th लाइन ऊपर मैच कर रही है। मतलब तो मेन वर्नियर का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 से कितना शिफ्ट हुआ है आपको ये सोचना है। तो आपको ये शिफ्टिंग सोचना है असल में कि कितनी हुई है। तो वर्नियर का 0 कम से कम 50। हाँ बोलो। मेरे को बस वो समझ में नहीं आ रहा कि मेन स्केल की रीडिंग तो अपन 25 बोलेंगे ना। 25 नहीं, बस ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पर 25। आप चाहो तो बोल लो, फिर उधर आपको
जो लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग होती है वो गलत हो जाएगा आपका फिर। हाँ सर, मैं मतलब अगर अपने क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि मेन स्केल रीडिंग तो अपन वही बताएंगे ना 25। मेंस कोई पूछेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए मेंस स्केल रीडिंग का। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर ही नहीं है। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि एमएसडी बड़ा होता है, वीएसडी छोटा होता है, या उल्टा कर दिया मैंने, या एमएसडी छोटा है वीएसडी बड़ा है, दिख रहा है आपको? यस। तो बहुत क्वेश्चन को अलग कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको स्टैंडर्ड जैसा कोई पूछना ही नहीं चाहिए किसी को। अब हाँ आपको सर। ये सोचना है कि वर्नियर का जीरो कितना आगे शिफ्ट हुआ है। अब आपको ये दिया है कि 9th लाइन ऊपर मैच कर रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि 9th लाइन ऊपर मैच करे? बस आपको ये दिमाग लगाना है। तो यहाँ से जब 49th मार्क पे वर्नियर का जीरो मैच कर रहा होगा और उससे इसको जब मैं 0.9 में शिफ्ट करूंगा आगे, तभी 9th लाइन ऊपर मैच कर रही होगी। क्योंकि हमने यस यहाँ सर। पर देखा था ना ये डायग्राम में कि जो 9th लाइन थी उसकी किसी नियरेस्ट लाइन से गैप थी 0.9 mm, यस सर, आगे समझिए। है ना? 9th लाइन की नियरेस्ट लाइन से गैप थी 0.9 mm की। अगर इसे ऊपर मैच कराना है आपको तो इस जीरो को यहाँ से 0.9 mm शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये जीरो जब 0.9 mm शिफ्ट हुआ तो वो 50 और 51 के बीच में आ जाएगा। समझे? यस सर। है ना? इसका मतलब 49 प्लस 0.9 इतना शिफ्टिंग है, 49 इंटू एमएसडी प्लस 0.9 mm, इतना टोटल शिफ्टिंग है इस जीरो की। तो इस जीरो की टोटल शिफ्टिंग पता चल गई, मतलब उस ऑब्जेक्ट की लेंथ पता चल गई। यस सर। है ना? तो क्वेश्चन मैंने काफी बदल के दे दिया था, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर नहीं था, काफी घुमा फिरा के दे दिया था क्वेश्चन मैंने। तो ये टफ क्वेश्चन हो गया है। आईआईटीज में अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन आ गया था इसी टाइप से, उसको भी थोड़ा सा बेसिक से करना था। अगर आप बेसिक से आईक्यू से करोगे क्वेश्चन तो जल्दी होंगे आपके, क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। जैसे इसमें अगर आप मेन स्केल रीडिंग के बारे में सोचने लगते तो शायद फंस जाते। कई बच्चों के मेरे पास जो आंसर गलत दिख रहे हैं शायद इसलिए गलत है। चलो, तो वर्नियर कैलिपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे अपन ने। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? अगर तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या सब चीज क्लियर है अच्छे से? क्या सब चीज अच्छे से क्लियर है? यस, चेतन तो बोल रहा है क्लियर है। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना? एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In a vernier caliper which is zero error free, in a vernier caliper which is zero error free, zero of main scale, sorry, in a vernier caliper which is zero error free, main scale divisions are of 1 mm, main scale divisions are of 1 mm, main scale divisions are of 1 mm, and vernier scale divisions are of 0.7 mm. Vernier scale divisions are of 0.7 mm. Vernier scale divisions are of 0.7 mm. मेन स्केल डिवीजन 1 mm की है, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.7 mm के। आगे आगे, when length of a object is measured, zero of vernier, when length of an object is measured, zero of vernier lies between 47 and 48 mark on main scale. Zero of vernier lies between 47 and 48 mark of main scale. Zero of vernier lies between 47 and 48 marks on main scale. And seventh mark on vernier scale is matching with
seventh mark on vernier scale is matching with one of the line on main scale. Seventh mark on vernier scale is matching with one of the line on main scale. One of the line on main scale. Find reading या फिर length of the object. Find length of the object and the mark on main scale with which Vernier's mark is matching. Mark on the main scale with which Vernier's mark is matching. वर्नियर का 7th मार्क ऊपर मैच कर रहा था ना, तो मेन स्केल का कौन सा मार्क है जिससे वर्नियर का 7 मैच कर रहा होगा, बताइए। क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया? क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो पहले तो पूछ लो। क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो पहले तो पूछ लो। मेन स्केल्स के मार्क्स की गैप है 1 mm, वर्नियर स्केल के मार्क्स की गैप है 0.7 mm। मेन स्केल के और वर्नियर स्केल के बीच में कोई जीरो एरर नहीं है। अब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी हमने, तो मेन स्केल का जो 47 और 48 है उसके बीच में वर्नियर का जीरो लाई कर रहा है, कहीं पर बीच में वर्नियर का जीरो लाई कर रहा है, और वर्नियर का 7th लाइन ऊपर मैच कर रही है। तो आपको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है जिसकी लेंथ मेजर करी जा रही है, और वर्नियर की 7 ऊपर किस मार्क से मैच कर रही होगी, आपको ये भी बताना। करिए। क्वेश्चन अच्छे से आया कि नहीं? क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। अनुज का आंसर आया है और सैडली अनुज से गलत आंसर है। मैंने शुरुआत में कहा क्वेश्चन अच्छा दे रहा हूं, ठीक है। कुशाग्र का आंसर आया है, कुशाग्र। वेरी गुड कुशाग्र, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तिलक गलत आंसर। बहुत बढ़िया कुशाग्र। चेतन थोड़ी मिस्टेक कर दिया आपने। अंतरिक्ष वेरी गुड। नहीं, वो ऊपर जो मैचिंग है वो गलत लिखे आपने, अंतरिक्ष आपने शायद पूरी लिखी नहीं। चेतन चेक कर लो एक बार और। अंतरिक्ष का फर्स्ट पार्ट आपका आंसर सही है, सेकंड पार्ट गलत है। नॉट चेतन इज करेक्ट। निखिल वेरी गुड, बहुत बढ़िया निखिल। वेरी गुड अंतरिक्ष। चलो, काफी बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। रचित वेरी गुड, उत्कर्ष वेरी गुड।
क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो मैंने अनयूजुअल वर्नियर कैलिपर दिया है, बहुत अजीब सा वर्नियर कैलिपर दिया है, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर नहीं है। हमें बोला गया क्वेश्चन में कि वर्नियर स्केल के मास की गैप 0.7 है, तो वर्नियर स्केल का 0 अगर मेन स्केल के 0 से मैच कर रहा है तो पहला वर्नियर का मार्क यहाँ से 0.3 mm की गैप पर होगा, दूसरा वर्नियर का मार्क 14 यहाँ 0.6 mm की गैप पर होगा, थर्ड वर्नियर का मार्क यहाँ पे 0.9 mm की गैप पर होगा। वर्नियर के थर्ड मार्क और मेन स्केल के थर्ड मार्क के बीच की गैप आ रही होगी 0.9 mm, 0.9 mm। वर्नियर का फोर्थ मार्क थर्ड और सेकंड के बीच में आ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से 4 into 0.7 मतलब 2.8 mm पे होगा और ये 3 mm यहाँ पे 3 mm पे था, तो 2.8 इसके बीच में गैप बचेगी 0.2 mm ऐसा। फिर वर्नियर का फिफ्थ मार्क 3.5 mm पर आएगा, मतलब 4 और 5 के ठीक बीच में आ जाएगा, 3.5 mm पर आएगा वर्नियर का फिफ्थ मार्क, 3.5 mm पर आएगा, तो यहाँ से 0.5 mm की गैप बचेगी, 0.5 mm आप अंडरस्टूड है। नेक्स्ट वर्नियर का सिक्स्थ मार्क 4.2 mm पे आ जाएगा, वर्नियर का सेवंथ मार्क यहाँ पे 4.9 mm पे आ जाएगा, तो वर्नियर के सेवंथ के और ऊपर के फिफ्थ के बीच की गैप है यहाँ पे 0.1 mm, यहाँ पे गैप कितनी आपको 0.1 mm। वर्नियर का ये फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, फिर एट्थ मार्क 56 यहाँ पर तो आ जाएगा, अगला मार्क 63 और यहाँ पर आ जाएगा 70 पे, तो ये 9 आ जाएगा 63, मतलब यहाँ 0.7 mm की गैप बचेगी, तो अंडरस्टूड है। वैसे दो मार्क्स और वर्नियर की बीच की गैप 0.7 mm है और ये गैप बचेगी 5.6 और ये तो 0.4 है, ठीक है। तो ये कुछ हमें जब 0 कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे ना तब ये सिचुएशन कुछ दिख रही है। अब हमें कितना शिफ्ट करना चाहिए इसे कि सेवंथ लाइन ऊपर मैच कर जाए। क्वेश्चन में सेवंथ लाइन को ऊपर मैच कराया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो सेवंथ लाइन देखिए वर्नियर के ऊपर मैच कर रही है, तो सेवंथ लाइन ऊपर मैच करेगी तो आपको इस 0 को कितना शिफ्ट करना चाहिए, ओनली 0.1 mm, बिकॉज यहाँ पे 0.1 mm की गैप है, तो अगर इस 0 को 0.1 mm शिफ्ट करेंगे तो इस सेवंथ लाइन ऊपर मैच कर जाएगी। इसका मतलब जब वर्नियर की सेवंथ लाइन ऊपर मैच कर रही है तो मेन स्केल के मार्क से वर्नियर का मार्क 0.1 mm आगे है। तो ये जो सिचुएशन दी है 47 और 48 वाली, उसमें क्या हो गया होगा, ये 47 रहा होगा, ये 48 रहा होगा और एक एक बढ़ाते जाओ, 49 50 51 या 52 ऐसा सो ऑन। अब अगर वर्नियर के 0 को इनके बीच में लाना है तो यहाँ से 0.1 mm आगे शिफ्ट करो तो सेवंथ लाइन ऊपर मैच कर जाएगी और सेवंथ लाइन 52 से मैच करेगी, तो करेक्ट आंसर हो गया 47 के बाद मुझे 0.1 mm शिफ्ट करना है वर्नियर के 0 को, तो 47 mm तो ऑलरेडी लेंथ आ चुकी होगी ऑब्जेक्ट की, प्लस 0.1 mm आपने और शिफ्ट करा तो ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी 47.1 mm, और वर्नियर का 7 देखिए 52nd मार्क से मैच करने वाला है, तो 52nd मार्क हो गया मेन स्केल का जिससे वर्नियर का 7th मार्क मैच करने वाला है। आया समझ में? इज इट क्लियर? क्या सबको समझ में आ रहा है? जिन भी बच्चों के आंसर गलत आए थे या नहीं आया था इनको प्लीज देख लीजिए अच्छे से। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछूं मैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो क्या जवाब दोगे आप? ये जो वर्नियर कैलिपर हमने डिजाइन करा था इसका लीस्ट काउंट बताइए क्या आ रहा होगा? अनुज बिल्कुल सही, कुशाग्र वेरी गुड, प्रचित वेरी गुड, अंतरिक्ष वेरी गुड, तो इट इज ओनली 0.1 mm, इट इज ओनली 0.1 mm, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 कॉन्सेप्ट में थे तो सिर्फ 0.1 mm शिफ्ट करके सेवंथ लाइन में मैच कर रही थी, इसका मतलब हम 0.1 mm को मैच 0.1 mm को हम मेजर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि 0.1 mm की गैप है दोनों जॉस के बीच की जब ये सेवंथ लाइन ऊपर मैच कर रही है, तो दिस काउंट इज 0.1 mm, बिल्कुल सही। चलो आया क्वेश्चन समझ में? अब ये जो क्वेश्चन कराया ना मैंने जिसमें एमएसडी और वीएसडी का रिलेशन अजीब सा कर दिया मैंने, ये सब अलग तरह के वर्नियर कैलिपर हो गए, स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो हम यूज करते हैं अधिकतर उसमें यही होता है कि
एमएसडी और बीएसडी में वन एक्स्ट्रा का रिलेशन होता है नॉर्मली, मतलब कि एन एमएसडी इक्वल टू एन प्लस वन बीएसडी, ऐसा दे देते हैं नॉर्मल वर्नियर कैलिपर। उसमें फिर वो तुम्हारे फॉर्मूले चल जाते हैं। वहां पर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना हो तो मेन स्केल रीडिंग निकालो प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, वहां ये सब चल जाता है। और वहां वर्नियर लीस्ट काउंट जो होता है वो निकालने के लिए एनर्जी माइनस बीएसडी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। पर यहाँ पर एनर्जी माइनस बीएसडी इस क्वेश्चन के अंदर देखो गलत रिजल्ट देगा। यहाँ क्वेश्चन के अंदर एनर्जी माइनस बीएसडी आ रहा है 0.3 mm का, और अभी आपने बताया 0.1 mm का यहाँ पे लीस्ट काउंट है, तो ये इस फॉर्मूले से गलत समझ में आ रहा है। आ रहा समझ में आपको? क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज समझ में आई? ये जो फॉर्मूलेस रहते हैं ये सब स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में लगाना है, हर किसी वर्नियर कैलिपर में लगाना है, हर किसी वर्नियर कैलिपर में बेसिक से सोचो, डायग्राम बना के समझने की कोशिश करो चीजों को। बेसिक लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे चीजें करना चाहिए। चलिए, तो वर्नियर कैलिपर बेस काफी क्वेश्चन कर लिया अपन ने। स्क्रू गेज में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं बन पाएंगे। स्क्रू गेज में तो क्या होता है, वही है कि घुमाओ स्क्रू गेज को तो वो जितना आगे बढ़ता है वो पिच होता है ना। और दूसरे घुमाने पर हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लगा देते हैं और सिलेंडर पे लाइनें बना देते हैं, तो उन लाइनों में कितना रोटेशन आया। अब पूरा 360 घुमाओगे तो उन लाइंस में एक जीरो वाली लाइन होगी, वो जीरो वाली लाइन घूम के वही वाली सिचुएशन आ जाएगी जिस पे पहले थी। अगर 360 घुमाया है तो आधा घुमाएंगे तो जीरो के बाद मान लीजिए जो बीच का नंबर होगा, मान लीजिए टोटल लाइंस वहां 100 बनेगी, तो 50th लाइन आपको आधे घुमाने पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आ रही होगी, तो आधा घुमाइए समझ में आ जाएगा। तो स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, जितने कंप्लीट रोटेशन करे प्लस पार्शियल रोटेशन करा, इसमें शिफ्टिंग ऑफ स्क्रू वो हमको ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। स्क्रू गेज में कभी भी हमें अगर निकालना है कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह क्या है, तो करते क्या है स्क्रू गेज में, बेसिकली हमारे पास है ना एक बोल्ट के अंदर नट होता है, मैंने उल्टा बोल दिया, नट के अंदर बोल्ट होता है। स्क्रू गेज में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक है, हमारे पास ऐसी मेन स्केल होती है यहाँ पर, and there is a cap which is attached to this bolt। जब इस कैप को घुमाया जाता है तो बोल्ट आगे पीछे बढ़ता है। कैप को पूरा 360 डिग्री घुमाओ तो बोल्ट जितना पीछे आगे गया, दैट इज कॉल्ड पिच। पिच क्या होता है, बोल्ट का फॉरवर्ड मूवमेंट व्हेन कैप इज रोटेटेड बाय वन कंप्लीट रोटेशन, वो कहलाता है पिच। अब इस कैप पे क्या होती है, लाइंस बनी रहती है 0 1 2 3 ऐसा। ओपन करने के लिए इसे नीचे की तरफ खोलेंगे अपन, है ना। जब आपको बोतल का ढक्कन खोलना हो तो आप इसको ऐसे खोलते हो नॉर्मली, तो इसको अगर ओपन करोगे तो ये बोल्ट पीछे की तरफ जाएगा। ओपन करेंगे तो ऊपर की तरफ 1 2 3 लिखा रहता है। जब इसको ओपन करोगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लाइन नीचे आने लगेगी। ठीक है, और मान लीजिए आपने जितनी भी लाइन बनाई है, n बनाई है, तो यहाँ पे n-1 लाइन दिखेगी आपको, अगर टोटल n लाइन बनाई है इसके ऊपर। अब आपने अगर पार्शियल रोटेशन करा इसका, पूरा 360 नहीं करा, तो आपको जीरो के ये जो मेन स्केल की लाइन थी, यहाँ पर एक मेन स्केल पे लाइन है, इसके अलाइनमेंट में आपको जीरो के अलावा कोई और नंबर की लाइन दिख रही होगी, तो जिस नंबर की लाइन दिख रही है वो देख के अपन को समझ में आएगा कि कितना पार्शियल रोटेशन करा है। वन कंप्लीट रोटेशन में n डिविजन्स यहाँ के घूमेंगे, तो पार्शियल रोटेशन में कितना डिजिट यहाँ पे आ रहा है वो देख के समझ में आ जाएगा कि कितना पार्शियल मूवमेंट हुआ होगा। इन n डिविजन्स का जो मूवमेंट होता है, n डिविजन्स के मूवमेंट में टोटल मूवमेंट पिच के बराबर होती है। तो एक डिवीजन का जब सर्कुलर स्केल का मूवमेंट होगा तो पिच बाय n के बराबर मूवमेंट होगी आगे पीछे बोल्ट की। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ x डिवीजन आपको मैच से दिख रहे हैं इस मेन स्केल की लाइन से, तो x डिवीजन में मैचिंग हो जाएगी x पिच बाय n, इतना बोल्ट का आगे पीछे मूवमेंट हुआ होगा। तो आप बस ये देखो कि कितना कंप्लीट रोटेशन हो गए प्लस कितना पार्शियल रोटेशन हुआ, उससे अपन बोल्ट का मूवमेंट समझ जाएंगे, और बोल्ट का जितना मूवमेंट हुआ उतना ही स्टड और बोल्ट के बीच की गैप आ रही होगी। ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पे स्टड रहता है, ये बोल्ट रहता है,
बोल्ट इससे चिपका हुआ रहता है। जब इसे हम ओपन करते हैं तो बोल्ट का पीछे मूवमेंट हुआ, एक कंप्लीट रोटेशन अगर आपने करा कैप का तो बोल्ट पिच के बराबर पीछे जाता है, 2 कंप्लीट रोटेशन करे तो 2 टाइम पिच पीछे जाएगा, 3 कंप्लीट रोटेशन में 3 टाइम पिच पीछे जाएगा। अब पार्शियल रोटेशन भी करा, मान लीजिए x डिवीजन के बराबर पार्शियल रोटेशन करा तो इतना और पीछे गया, तो टोटल गैप जो हो जाएगी बोल्ट और स्टड के बीच की वो हो जाएगी कंप्लीट रोटेशन का नंबर इनटू पिच प्लस पार्शियल रोटेशन का नंबर जो भी है x इनटू पिच बाय। इससे अपन ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल सकते हैं, वहां पे जो भी बीच में इंसर्ट करा है उसका जो भी लेंथ रहता है वो निकाल सकते हो। तो वो हो जाएगा कंप्लीट रोटेशन इनटू पिच प्लस x इनटू पिच बाय। तो थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया, बहुत ही शॉर्ट में जल्दी से बता दिया मैंने कि कैसे स्क्रू गेज काम करता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बताया मैंने स्क्रू गेज कैसे काम करता है। ठीक है, अब से बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या इसको थोड़ा और इलॉबरेट करने की जरूरत है क्या? मैंने बहुत शॉर्ट में रिकैप करा है, ज्यादा इलॉबरेट करूं क्या? बताइए जल्दी से। नहीं है ना, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया। आप क्वेश्चन देखते सीधा इसके ऊपर। ठीक है, पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नोट करिए। In a zero error free screw gauge, in a zero error free screw gauge, in a zero error free screw gauge, pitch is 1 mm, pitch is 1 mm, and there are 100 divisions, and there are 100 divisions on the cap scale. There are 100 divisions on the cap scale. There are 100 divisions on the cap scale. तो एक स्क्रू गेज है जिसमें कोई जीरो एरर नहीं है, उसका पिच जो दिया है मतलब कि एक कैप स्केल को पूरा 360 घुमाने पर जो बोल्ट का मूवमेंट होता है वो 1 mm का। ठीक है, और कैप जो ये कैप होती है जिससे बोल्ट जुड़ा रहता है, इस कैप को हम घुमाते हैं तो इस कैप पे ये डिवीजन बने हुए कितने टोटल 100, मतलब 0 से लेके 99 तक की लाइन बनी होगी तभी 100 डिवीजन हो जाएंगे, है ना। जब बराबर हम 100 लाइन बनाएंगे तो 100 डिवीजन हो जाएंगे। तो 0 से स्टार्ट करके 99 तक मार्क हो रहे होंगे वहां पे अगर टोटल 100 डिवीजन से। तो चलिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे लिखिए। When diameter of a steel ball, when diameter of a steel ball, when diameter of a steel ball is measured, when diameter of a steel ball is measured with the screw gauge, when diameter of steel ball is measured with the screw gauge, there are 5 complete rotation, there are 5 complete rotation of cap scale, there are 5 complete rotation of cap scale, there are 5 complete rotation of cap scale, and 25th line, and 25th line of cap scale, 25th line of cap scale या circular scale is matching with main scale. 25th line of cap scale या circular scale is matching with main scale. तो ये जो कैप स्केल होती है ना, इसकी 25th नंबर की जो लाइन है वो मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही है। जो नीचे हमारे पास नट होता है उसका मेन स्केल की लाइन होती है, उस लाइन से कैप की 25th नंबर की लाइन मैच कर रही है, ये बता दिया आपको। तो बताइए इसकी रेडियस क्या आएगी? फाइंड रेडियस ऑफ द स्टील बॉल, फाइंड रेडियस ऑफ द स्टील बॉल, फाइंड रेडियस ऑफ द स्टील बॉल। करिए, दीजिए आंसर। Find radius of the steel ball. चलो एक आंसर भी आ गया मेरे पास, काफी आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड।
चलो काफी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि पार्ट्स तो पूरे रोटेशन हो गए, है ना। तो ये हमारे पास जो स्टील बॉल का डायमीटर होगा, देखो यहाँ से तो स्टील बॉल का डायमीटर ही मेजर हो सकता है, तो जो डायमीटर ऑफ स्टील बॉल होगा वो मेजर हो रहा है हमारे स्क्रू गेज से, तो वो आ जाएगा 5 कंप्लीट रोटेशन हुए तो 5 into पिच कितना दिया है 1 mm प्लस सर्कुलर स्केल पे 25th डिवीजन मैच कर रहा है इनटू पिच बाय 100 डिवीजंस थे, तो ये डायमीटर आ जाएगा हमारे पास 5 mm प्लस ये आ गया 25 by 100 मतलब 0.25 mm, तो डायमीटर ऑफ स्टील बॉल आ गया 5.25 mm। पर दिक्कत ये है कि मैंने आपसे डायमीटर पूछा ही नहीं है, रेडियस पूछी है, तो रेडियस की क्या करेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे, उसको हाफ करो, तो हाफ करेंगे तो आ जाएगा 2 पॉइंट बचा 1 हो गया 12 625, ऐसा कुछ रीडिंग आ रही है 2.625 mm बाय 2 करके रीडिंग आ रही है। पर कोई अगर ये आंसर देगा ना तो गलत है उसका आंसर, ये आंसर कोई दे रहा है तो उसका साफ साफ गलत है, ये आंसर कोई दे रहा है तो उसका साफ साफ गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा स्क्रू गेज जो है वो पॉइंट के 2 डिजिट तक ही एमएम में प्रिसीजन दे सकता है, और आपने पॉइंट के 3 डिजिट तक एमएम में प्रिसीजन दे दिया, जो गलत है। आपको सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉइंट के 2 डिजिट है तो आंसर में पॉइंट के 2 डिजिट तक ही आंसर आना चाहिए, 3 डिजिट नहीं आना चाहिए। इसे राउंड ऑफ करो, इसे राउंड ऑफ करो, तो राउंड ऑफ करोगे तो आएगा 2.6 और ये 5 है, इवन नंबर है तो इवन को इवन ही रहने देते, तो राउंड ऑफ करके आंसर आएगा 2.62 mm। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। जिसने आंसर दिया उसका सही, जिसने ये नहीं दिया उसका गलत, समझे। तो अफसोस, बहुत अफसोस कि मुझे एक भी आंसर सही नहीं दिख रहा है, वो चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, किसी का सही नहीं आंसर, समझ में आया क्या है क्वेश्चन, समझ में आ गया, ये आंसर सही क्यों है, ये गलत क्यों है, समझ में आ रहा है। इज इट क्लियर, ये आंसर गलत क्यों है, ये सही है। सर वो जब आपने अप्रोक्सीमेट करा तो मतलब ऑड होता तो अपन फिर मतलब आगे बढ़ा देते। हाँ, जब यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 होता तो इस जब हमें राउंड ऑफ करना होता है ना, तो जिस नंबर को हम हटाने वाले, जैसे मुझे पॉइंट के 2 डिजिट चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए, तो इस 5 को मैं हटाने वाला हूँ, तो इसे देखो कि ये क्या है, ये 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है कि 5 है। अगर ये 5 से छोटा होता है, ये नंबर 5 से छोटा होता है, तो यहाँ कुछ नहीं करते, जैसा है वैसा के वैसा लिख दो। ये नंबर 5 से बड़ा है तो यहाँ डेफिनेटली 1 से बढ़ाना पड़ता मुझे, जैसे अगर मेरे पास लिखा होता 2.628, तब तो मुझे इसे राउंड ऑफ करके लिखना पड़ता है 2.63, क्योंकि ये 5 से बड़ा है ना, तो यहाँ 1 से बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली 5 आए, यहाँ एग्जैक्टली 5 लिखा हो, तो देखो कि उससे पहले का नंबर इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो इवन रहने दो, और यहाँ ऑड होता है तो उसे बढ़ाकर इवन कर देते, मतलब हमारा आंसर जो है हम कोशिश करते हैं जब यहाँ 5 हो तो इवन में रिपोर्ट करो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 2.62 आ जाएगा। तो इसका मतलब लॉजिक कुछ नहीं है ना, मतलब क्या रटना है, कोई लॉजिक नहीं रटना है, बस ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो सर हाँ बोलो। सर वो रेडियस में तो अपन ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से किया है, तब भी अपन वो वर्नियर कैलिपर के हिसाब से करेंगे। मतलब रेडियस तो अपन ने डायमीटर का आधा करके निकाली है, हाँ वो अपन ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से किया है। हाँ, तो वो अपन ने कहा तो वर्नियर ध्यान रखना ही पड़ता है ना। हम कभी ऐसा लेकिन थोड़ी कर सकते कि मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो मैं 4 अंक में आंसर रिपोर्ट कर दूं, ऐसा तो कभी करेंगे। ये तो पता है क्या हो गया, ये आपने ऐसा बता दिया कि आपका स्क्रू गेज पॉइंट के 3 डिजिट तक प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहा है। क्या आपका स्क्रू गेज पॉइंट के 3 डिजिट तक प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहा है? आंसर इज नो। उसका लीस्ट काउंट पॉइंट के 2 डिजिट तक का है, 1 mm upon 100 is 0.01 mm। लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गेज, ये जो स्क्रू गेज हमने लिया था इसका लीस्ट काउंट आ रहा है 1 mm upon 100 each upon number of division of circular scale, तो 0.01 mm आ रहा है। और इस तरह से लिखने का मतलब हो रहा है कि लीस्ट काउंट पॉइंट के 3 डिजिट तक है, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है, इसलिए ये लिखना गलत है, समझे। ओके सर। चलिए ओके,
तो स्क्रू गेज का एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करा अपन ने पहले, यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड स्क्रू गेज दे दिया है। अच्छा, स्क्रू गेज में मैंने आपको भी बताया कि सर्कुलर स्केल की कितने रोटेशन हुए, वो मैंने क्वेश्चन में दे दिए थे कितने रोटेशन हुए, पर ये क्वेश्चन में हमेशा ऐसा दिया नहीं जाएगा। इसे पता करने के लिए जो मेन स्केल होती है उससे मार्क बने रहते हैं। जो मेन स्केल थी, यहाँ पर एक लाइन थी, जो नीचे नट होता है जिसके अंदर बोल्ट है, उस नट पे एक सीधी लाइन बनी रहती है, उस नट पे एक सीधी लाइन बनी होती है, उस सीधी लाइन पे ना 0 1 2 3 ऐसा मार्किंग हो जाती है। स्टैंडर्ड तरीका ये रहता है कि ये जो मार्क्स है वो क्या करो कि कैप स्केल को पूरा घुमाओ, उसको एक कंप्लीट रोटेशन दो, फिर कैप स्केल पीछे खसकेगी, तो जितना पीछे खसकी उतनी डिस्टेंस पे मार्क बना दो। मतलब इन मार्क की गैप नॉर्मली पिच के बराबर होती है, इन मार्क्स की गैप नॉर्मली पिच के बराबर होती है। तो अगर कैप स्केल को 1 कंप्लीट रोटेशन दिया, तो पहले जब कैप स्केल यहाँ ये जो नट बोल्ट है वो अगर यहाँ जुड़ा हुआ है, टच है, कांटेक्ट में है, तो क्या होता है कि कैप स्केल का जो 0 है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाइनमेंट में होता है, और कैप स्केल एग्जैक्टली 0 के अलाइनमेंट में होती है। कैप स्केल की जो वर्टिकल लाइन बनती है ना, वर्टिकल एज जो है, वो मेन स्केल पे यहाँ पे एकदम 0 वाली लाइन के अलाइनमेंट में होती है। कब? जब ये बोल्ट टच करे यहाँ पे स्टड को, तब ऐसा होता है। जब ये बोल्ट इसे टच करे तो ऐसा होगा कि मेन स्केल पे 0 वाली लाइन होगी, और वर्नियर का जो कैप स्केल है उसका 0 इसके अलाइनमेंट में होगा, और ये जो वर्टिकल एज है कैप स्केल की, इससे बिल्कुल 0 वाली लाइन एकदम एकदम वर्टिकल अलाइनमेंट में दिखती है। ऐसा दिखता है अपन को जब कोई 0 एरर ना हो, और 0 एरर होगी तो ये डेफिनेटली या तो 0 के थोड़ा उधर हो जाएगी कैप स्केल, या 0 के थोड़ी इधर हो जाएगी, है ना। चलो, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो लीनियर स्केल होती है उस पर नॉर्मली एक एक पिच के बराबर डिस्टेंस पे हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। इससे हमको समझ में आ जाता है कि कैप स्केल कितना रोटेट करी होगी। कैप स्केल के कंप्लीट रोटेशन यहाँ से समझ में आ जाते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन हुआ तो पहला मार्क दिखने लग गया होगा, 2 कंप्लीट रोटेशन हुए तो दूसरा मार्क दिखने लग गया होगा। तो कैप स्केल की लाइन मेन स्केल के 3 मार्क के बीच में है, उससे समझ में आ जाएगा कि कितने कंप्लीट रोटेशन हुए होंगे। समझ में आ रहा है बात? ये अंतरिक्ष स्टैंडर्ड्स करा बोलो। सर जैसे अभी वो हमने जो डायमीटर निकाला उसमें जैसे 12.25 आ जाता मेजरमेंट, 12.25 आ जाता है मेरे में। हाँ, तो डिवीजन में तो हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को सेम रखते हैं ना, हाँ 6.125 फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो आप सही बोल रहे हो, डिवीजन में वैसा करते हैं, लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन का ध्यान रखते हुए मैं पॉइंट के बाद लीस्ट काउंट को ध्यान रखते हुए उतने ही डिजिट दूंगा जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। ठीक है, वहां पे आप डिवाइड वाला रूल मत लगाओ, आप बस ये देखो कि पॉइंट के कितने डिजिट तक। आप सही बोल रहे हो, लेकिन फिर वो डिजिट ज्यादा आ जाएंगे। अगर इसे आप 2 से डिवाइड करो तो आप रेडियस रिपोर्ट करना चाहते हो 6.125, और आप बोल रहे हो कि मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सो आप सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल से तो सही बोल रहे हो, पर दिक्कत क्या हो रही है कि ये बता रहा है कि आपने रेडियस को पॉइंट के 3 डिजिट तक प्रिसाइज मेजर करा है। क्या ये सही है? पॉइंट के 3 डिजिट तक का प्रिसीजन है क्या आपके पास आपके इंस्ट्रूमेंट में? नहीं है बोलो। तो नहीं। बस फिर तो ऐसा रिपोर्ट करना ही गलत है ना। अगर क्वेश्चन में मान लो यही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तब तो मैं यही मार्क करूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है 6.12 और एक दिख रहा है ये, और मुझे सारे रूल्स को ध्यान रख के आंसर देना है, तो मुझे 6.12 देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं सही सही बता रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है पॉइंट के 2 डिजिट तक का है, पॉइंट के 2 डिजिट तक हमारे पास प्रिसीजन है, और ऊपर वाले डिजिट में क्या होता है पॉइंट के 3 डिजिट का प्रिसीजन है, ऐसा हमने रिपोर्ट कर दिया, तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है। क्लियर? यस सर। चलो, तो अब मैं स्क्रू गेज पे ये बता रहा था कि स्क्रू गेज की एक मेन स्केल होती है, लीनियर स्केल भी बोलते हैं जिसे हम, वो मेन स्केल होती है इस नट के ऊपर, उस नट पे एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं मेन स्केल या लीनियर स्केल। उस लाइन पे 0 1 2 3 ऐसे मार्क होते हैं। इन मार्क्स की गैप नॉर्मली पिच के बराबर होती है, तो इससे समझ में आ जाता है कि कैप स्केल कितना घूमी थी, है ना। चलो इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। In a screw gauge,
whose pitch is 1 mm, whose pitch is 1 mm, divisions on main scale is of 1 mm. Divisions of main scale is of 1 mm. In a screw gauge whose pitch is 1 mm, divisions of main scale is of 1 mm, and there are 100 divisions on circular scale. And there are 100 divisions of circular scale. There are 100 divisions on circular scale. When diameter of a steel ball, when diameter of a steel ball is measured with this screw gauge, when diameter of a steel ball is measured with this screw gauge, fifth line of main scale is visible. Fifth line of main scale is visible, but sixth is not. Fifth line of main scale is visible, but sixth is not. Fifth line of main scale is visible, but sixth is not. And 63rd line of cap scale, 63rd line of cap scale is in alignment with 63rd line of cap scale is in alignment with main scale. 63rd line of cap scale is in alignment with main scale. What will be diameter of steel ball? What will be diameter of steel ball? What will be diameter of steel ball? Steel ball का diameter क्या बताएगा? चलिए. What will be diameter of steel? चलिए. चलो आंसर आया मेरे पास कुछ. दो आंसर है, दोनों में मिस्टेक है. कुशाग्र, यू आर राइट. तो क्वेश्चन में बोला है कि फिफ्थ लाइन तो दिख रही है बट सिक्स नहीं दिख रही है. इसका मतलब कैप स्केल के अंदर चली गई, कैप स्केल के अंदर छुपी हुई सिक्स लाइन. फिफ्थ लाइन दिख रही है, इसका मतलब 5 बार तो कंप्लीट रोटेशन दे दिया है हमने और 6 रोटेशन से थोड़ा कम रोटेशन दिया है, इसलिए फिफ्थ पूरी दिख रही है बट सिक्स नहीं दिख रही. तो पिच के 5 टाइम तो हमने पूरा रोटेशन दे दिया है, तो 5 mm की गैप तो आई गई है ना. प्लस 63rd लाइन कोइंसाइड कर रही थी 1 mm की पीछे दिया आपको क्वेश्चन में और 100 डिवीजन की सर्कुलर स्केल पे. तो डायमीटर ऑफ स्टील बॉल आएगा 5.63 mm. आंसर सिंपल. चलो आया क्वेश्चन. आई थिंक सबको याद आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये. ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चन था. चलिए आगे बढ़े. कुशाग्र हैंड रेज करा, बोलिए कुशाग्र. सर जैसे कि एक स्केल की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है. हाँ और अपन ने डायमीटर भी 0.1 सेंटीमीटर काउंट किया है, मतलब रीडिंग ली है. हाँ और फिर रेडियस पूछा है, तो फिर अपन हाँ. क्या जवाब देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. फिर रेडियस पूछा है तो क्या जवाब देंगे? वहां पर आपको 0 पॉइंट मतलब उस इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है वहां पर, उसमें बहुत ज्यादा एरर हो सकती है. दिक्कत ये आएगी, आप आंसर तो दे दो उसका 0.05 mm अगर आंसर दे दोगे तो आप प्रिसीजन ज्यादा कर रहे हो, तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो उसको 0.1 mm करना पड़ेगा आपको.
और एक्चुअली दिक्कत क्या है वहां पर कि जो परसेंटेज एरर है वो ज्यादा है, इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के बराबर ये ऑब्जेक्ट की रीडिंग है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में उसके लिस्ट काउंट के बराबर तो एरर होती ही होती है। तो एरर है वहां पे 0.1 mm की और आपने मेजर करा 0.1, इसका मतलब आपने 100% तो एरर करी, समझे? तो दिक्कत है कि रिपोर्ट करना तो बाद का क्वेश्चन हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना ही गलत है वहां पर, समझ में आया कुछ? क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट 100% तो एरर करेगा ही करेगा, डायमीटर मेजर करने में ही 100% एरर होगी, आ रहा है समझ में? यस सर। तो वो इंस्ट्रूमेंट इज यूजलेस टू मेजर दिस ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ी है, उसको यूज ही नहीं करना चाहिए हमें। पर अब रिपोर्ट कोई जबरदस्ती क्यों मुझसे गलत कराना चाहे तो आप 0.1 mm भी रिपोर्ट करेंगे। सर? हाँ सर अगर एग्जैक्ट 0.1 होती है उसकी डायमीटर, तो 0.1 और अपन मेजर करते तो वो सही होगा ना? हाँ, मतलब रिपोर्ट तो मैं 0.1 ही करूंगा ना, अगर मुझे रिपोर्ट करना पड़ा तो आप भले ही 0.05 रेडियस निकाल रहे हो, पर उसको मैं राउंड ऑफ करके 0.1 ही करूंगा, रिपोर्ट तो 0.1 ही करूंगा, ठीक है? पर 0.1 तो अपन ने डायमीटर मेजर करे, तो अपन रिपोर्ट कैसे कर सकते रेडियस? 0.1 को आधा करा तो 0.05 mm आया रेडियस, पर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.1 mm का है तो उसे राउंड ऑफ करा, राउंड ऑफ करके रेडियस आ गई 0.1, यस सर। है ना? चलो, अच्छा क्वेश्चन था कुशाग्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब क्वेश्चन देने वाला था मैं नया आपको, ठीक है? लिखिए क्वेश्चन। इन अ स्क्रू गेज, in a screw gauge of pitch, in a screw gauge of pitch 1.5 mm, in a screw gauge of pitch 1.5 mm, main scale has divisions on 1 mm. In a screw gauge of pitch 1.5 mm, main scale has division of 1 mm and circular scale has 100 divisions. Circular scale has 100 divisions. Circular scale has 100 divisions. When diameter of a steel ball is measured, when diameter of steel ball is measured, diameter of steel ball is measured, fifth line of main scale is visible, but sixth is not. Fifth line of main scale is visible, but sixth is not. Fifth line of main scale is visible, but sixth is not. And 85th circular scale division, 85th circular scale division is matching with main scale. 85th circular scale division is matching with main scale. चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिफ्थ लाइन ऑफ मेन स्केल इज विजिबल बट सिक्स इज नॉट, मतलब यही डायग्राम है ना? और 85th लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल इज मैचिंग विद मेन स्केल। तो बताइए डायमीटर ऑफ स्टील बॉल क्या है? फाइंड डायमीटर ऑफ स्टील बॉल, करिए। फाइंड डायमीटर ऑफ स्टील बॉल करिए। एक आंसर आया मेरे पास, तिलक का भी आ गया।
कुशाग्र कभी आ गया, कुशाग्र बहुत बड़ा आंसर है, ये गलत लग रहा है मुझको। चलो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि कितने कंप्लीट रोटेशन हुए थे कैप के, कितनी बार पूरा 360 डिग्री का रोटेशन हो चुका है, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, सबने सही जवाब दे रहे है ना। और उसके बाद पार्शियल रोटेशन कितना हुआ है, 85th लाइन मैच कर रही है, मतलब 85th इंटू पिच, 85th इंटू पिच बाय n इज 100, तो 85th इंटू 0.1 mm जो भी दिया है हमको बाय 100, कितना कर देंगे अपन। तो 300 रोटेशन पूरे हो गए, हर रोटेशन में 1.5 mm की शिफ्टिंग होगी, तो 1.5 mm इंटू 3 रोटेशन तो पूरे हो गए थे, पिच इंटू कंप्लीट रोटेशन, फिर 85th लाइन मैच कर रही, 85th लाइन मैच कर रही इंटू पिच बाय 100 डिवीजन पे सर्कुलर स्केल पे, ये आना चाहिए उस स्टील बॉल का डायमीटर। इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चों की ये हो जाती है कि वो है ना, ये 5 और 6 के बीच में देख के ये मान लेते हैं कि 5 इंटू पिच बराबर अपन को लेना चाहिए, या 5 mm के बराबर हमारे पास शिफ्टिंग हो चुकी है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है यहाँ पर, बच्चों को यहाँ पे 5 mm ले लेते हैं कि ये जो पहला नंबर है 5 mm ले लेते हैं, ये मिस्टेक होती है यहाँ पे। बस ये लॉजिक समझ में आ रहा है इसका कैसे करा है। तो 4.5 mm plus 0.85, just add them, so we'll get 5.35 mm. This should be the diameter, 5.35 mm, है ना, 35 से आएगा ना, हाँ 35 का ये आंसर आएगा फाइनल। आया समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन ये। उत्कर्ष पूछ रहा है 85 इंटू 1 या 85 इंटू 1.5, नहीं अच्छा यहाँ गलत कर दिया मैंने, सॉरी 1 mm थोड़ी दिया था, 1.5 mm ना, हाँ ये मेरी गलती हुई, सॉरी। तो 85 इंटू 1.5 बाय 100 करेंगे तो ये नंबर अब क्या आ जाएगा यार, 0.85 इंटू 1.5 करो मल्टीप्लाई और फिर ऐड करो, मेरी मिस्टेक थी वहां पे, करो ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना आप। तो क्या आ रहा है इससे, अब बताइए सॉल्व करके क्या आ रहा है इससे। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। 5.775, मेरे पास एक आंसर आ रहा है 5.775, तो ये मान लेता हूँ सही है, तो 5.775 mm ये मैंने मान लिया सही आंसर। वेरी गुड। अब इसमें बच्चे पूछ रहे कि लीस्ट काउंट क्या है, तो पिच बाय n ये लीस्ट काउंट हो जाएगा, तो 0.0015 mm ये लीस्ट काउंट हो जाएगा हमारे पास, 2 जीरो लगाएंगे ना अपन, ये किधर हो जाएगा, फिर एक और जीरो, 0.80 कम कर देना पड़ेगा, 0.015 mm इतना लीस्ट काउंट है हमारे पास। या पिच बाय डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं 100, तो ये आ जाएगा लिस्ट। आ रहा है समझ में, यस ओके चलो। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखो मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड से डिविएट कर दिया चीजों को, भाई मेन स्केल पे 1 mm के मार्क कर दिए, बट पिच मैंने 1.5 mm कर दिया, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पे आ सकते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। अब इसमें लिस्ट काउंट सॉरी इसमें जीरो एरर की भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अपन, जब ये स्टड और ये बोल्ट टच हो, जब स्टड और बोल्ट टच हो, तब आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए कि जो कैप है वो मेन स्केल के जीरो के लाइन के बिल्कुल अलाइनमेंट में हो, ऐसा होना चाहिए कैप, और कैप का जीरो बिल्कुल मेन स्केल के जीरो के अलाइनमेंट में दिखना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन होना चाहिए जब स्टड और बोल्ट कांटेक्ट में हो, कुछ ऐसी सिचुएशन होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो कुछ जीरो एरर है। अगर आप ज्यादा टाइट कर दोगे, इसको ज्यादा टाइट कर दोगे तो नीचे वाला कोई नंबर जीरो के अलाइनमेंट में आ जाएगा, ज्यादा टाइट कर दिया तो नेगेटिव जीरो एरर हो रही है।
नेगेटिव जीरो के केस में मान लीजिए 100 डिवीजन से 100 डिवीजन में यहाँ 99 98 कुछ दिख रहा होगा, ऊपर 1 2 3 ऐसे डिवीजन दिख रहे हैं। तो नेगेटिव जीरो के केस में क्या हो जाता है, आपने ज्यादा टाइट कर दिया, तो ज्यादा टाइट करने के केस से क्या हो जाता है कि अब मेन स्केल का जीरो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मेन स्केल का जीरो अंदर दब गया, ये सर्कुलर स्केल आगे आ गया, सर्कुलर स्केल आगे आ गए, और सर्कुलर स्केल आगे आ गए तो सर्कुलर स्केल का कोई 99 या 98 नंबर कोई मेन स्केल के अलाइनमेंट में आ जाएगा। अगर ऐसा दिख रहा हो तो नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव जीरो एरर समझ में आ जाएगी कि 99 98 97 कोई नंबर अगर मेन स्केल के अलाइनमेंट में आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। और मेन स्केल का जीरो नहीं दिखता इस केस में, पर मेन स्केल का जीरो दिख रहा है और सर्कुलर स्केल का 1 2 3 कोई नंबर या अलाइनमेंट में आ रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन है कि बोल्ट इससे टच हो गया है, लेकिन पूरी तरह से कैप बंद ही नहीं हो पाई, पूरी तरह से कैप क्लोज ही नहीं हो पाई, तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा। इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर है, इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि जीरो एरर क्या होनी चाहिए, जीरो एरर नेगेटिव या पॉजिटिव होगी, वो आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। व्हेन स्टड एंड बोल्ट आर इन कांटेक्ट, उस समय ऐसी सिचुएशन है कि ऐसी सिचुएशन है, ये देख के आपको समझ में आ जाएगा किस तरह की जीरो एरर है। चलो समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? यस, है ना। अब इसमें क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज करना हो ना उन लोगों को, तो वो क्या कर सकते हैं कि बोल्ट अलग तरह का दे दो। नॉर्मली हमारे बोल्ट ऐसे होते हैं कि उसको है ना क्लॉकवाइज घुमाए तो टाइट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो ओपन होता है ना। राइट हैंडेड स्क्रू जिसको बोलते हैं अपन, राइट हैंडेड स्क्रू को राइट हैंड से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आगे बढ़ता है राइट हैंडेड स्क्रू। तो वो क्वेश्चन बदलने के लिए, आपको टफ करने के लिए कुछ घुमा फिरा के दे सकते हैं। हो सकता है वो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू गेज बना दे, जिसमें आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो स्क्रू टाइट हो, मतलब क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू टाइट होता है। हो सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ इस तरह का अजीब चीज कर दी उन्होंने। ठीक है, या फिर एक अजीब चीज और कर सकते हैं कि स्क्रू गेज को है ना नॉर्मली ऐसा डिजाइन करा जाता है कि उसकी कैप स्केल और ये सब इधर की तरफ रीड करे, सामने ऐसा दिख रहा हो, मतलब कि जब स्टड रखे अपन तो ये इधर जाए, स्केल इधर दिखे, आपको राइट हैंड की तरफ रीडिंग्स मेजर लेना। पर स्क्रू गेज ऐसा बना सकते हैं वो उल्टा, स्क्रू गेज उल्टा भी डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से कुछ ऐसा। स्क्रू सही किया इसके अंदर, स्क्रू फिर से वही कि क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट होगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाने तो टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ओपन करेगा। पर दिक्कत क्या, उन्होंने इस तरफ स्क्रू गेज बना दिया, तो यहाँ पर भी आपको सोचना पड़ जाएगा अच्छे से। इसमें हो सकता है कि ऑर्डरिंग बदल दे, तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एरर लेने में आप गलतियां कर दो। तो आपको ये सारे वेरिएशन आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये बहुत टफ हो जाएगा, ऐसा मैंने देखा तो नहीं अभी तक कि ऐसा उन्होंने करा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है कि भैया घुमाने के लिए आपको अगर उनको आपसे गलती कराना है तो इस तरह की चीजें करा सकते हो। अरे बात समझ में, वेरिएशन क्या कर सकते हैं, है ना। नॉर्मली क्या होता है, स्क्रू को राइट क्लॉकवाइज घुमाओ तो टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ओपन होता है। इसको उल्टा कर सकते हैं, राइट हैंड की तरफ चीजें लेने के बदले उन्होंने लेफ्ट हैंड की तरफ दे दी, है ना। तो इस तरह से वो आपसे चीजें गलतियां करवा सकते हैं। चलो, तो स्क्रू गेज में बस इतनी चीजें अपन से जरूरत है जानने की। बाकी आप अपना जो पैकेज है उसको पढ़ना। स्क्रू गेज में पॉसिबल एरर्स कुछ और भी होती है, जैसे बैकलैश एक एरर होती है स्क्रू गेज के अंदर। बैकलैश एरर क्या होती है, जो अपनी कैप है या ये जो अपना नीचे नट और ये बोल्ट होता है ना, इनके बीच में हल्की सी गैप आ जाए तो हल्का सा ऐसा प्ले हो जाएगा। जैसे आपने कभी बोतल का देखा होगा, अगर बोतल को हल्की सी ढीली रखो तो देखो उसकी जो कैप है ऐसे ऊपर नीचे होती है ना। अगर हल्की सी ढीली रखो तो देखो ऊपर नीचे होती है, होता है ना ऐसा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रॉपर थ्रेडिंग के अंदर नहीं है, वहां पे प्रॉपर थ्रेडिंग नहीं है। बोल्ट के थ्रेड और नट के थ्रेड एकदम प्रॉपर मैच नहीं कर रहे, देयर इज सम गैप, जिसकी वजह से ऐसा मूवमेंट है। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट जब होती है तो उसे बोलते हैं बैकलैश एरर, समझे।
व्हाट इज बैकलैश एरर, समझ में आ रहा है? आया ना? यस, है ना? सो बैकलैश एरर का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। बैकलैश एरर अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा स्क्रू को या तो हमेशा टाइट ही करके रखो या ओपन ही करके रखो। किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं करते कि स्क्रू को टाइट करते करते अचानक से ओपन कर दिया। बैकलैश एरर को अवॉइड करने के लिए यही करा जाता है कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट रखो हमेशा, ठीक है? पहले तो पूरा ओपन कर लो स्क्रू गेज को, फिर ऑब्जेक्ट रख के उसको धीरे धीरे टाइट करो, धीरे धीरे टाइट करते जाओ, टाइट करके फिर वापस ओपन करना, ऐसा नहीं करो। तो बैकलैश एरर को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। चलिए, ये सब चीजें क्लियर है अच्छे से। तो स्क्रू गेज में इतनी चीजें हमको याद रखना है। बाकी एरर्स के क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, डिफरेंशिएट करके एरर का रिलेशन आ जाता है, उससे क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें तो मुझे लग नहीं था कि ज्यादा कुछ बताने का था, लेकिन स्क्रू गेज को अपन को देखना था, वो कर लिया अपन ने। इसके अलावा जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक बार अपना एक्सपेरिमेंट वाला मॉड्यूल कर लेना चाहिए आपको जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्सपेरिमेंट जितने तरह के आते हैं, जैसे अपना सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद सर्च एक्सपेरिमेंट में काफी क्वेश्चन आते हैं, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, जैसे ऑप्टिकल बेंच का एक्सपेरिमेंट होता है, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ वगैरह निकालते कैसे, लेंसेज की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, ये एक्सपेरिमेंट देख लो अच्छे से। तो जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट जिन पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये आपको अच्छे से पूरा पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट करे कैसे जाते हैं, इनमें पॉसिबल कॉजेज ऑफ एरर क्या होती है। तो उसके लिए आपको लैब मैनुअल पढ़ना चाहिए। आई होप कि सबने पढ़ लिया होगा, है ना? ये मेंस के हिसाब से, कल के स्कोर के हिसाब से नहीं, मेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये पढ़ लेना। क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, कुछ आपको पूछना है? सर ये सिग्निफिकेंट डिजिट और ये मतलब कहाँ से पढ़ना है? ये कोई भी किताब से पढ़ लो, अपने मॉड्यूल से पढ़ लो, रूल से इसके यार रटने हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है ना? मॉड्यूल में सर कौन से वाले में, मतलब एक्सपेरिमेंट वाले में तो 11th वाले मॉड्यूल में, LP1, 11th का फर्स्ट मॉड्यूल LP1, या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की बुक उठाओ, कोई सी भी एनसीईआरटी उठाओ, तो उसमें मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स, उससे देख सकते हो। यस ठीक है, और बहुत है, वो जो रूल दिया उतने ही पढ़कर याद रखो, उतना काफी है ना? या आपकी स्कूल लेवल की कोई भी किताब आती है ना, जैसे एसएल वगैरह हो गई, प्रदीप दिनेश, इस टाइप की जो किताबें आती है, इनमें भी दिया रहता है। तो 11th की बुक में पहले चैप्टर में दिया है, तो वो उसमें से पढ़ना चाहिए आपको। एससीबी में भी है, बिल्कुल से अनुज ने बताया, एससीबी में भी, एससीबी से देख लो। यस सर। और किसी को कोई डाउट पूछना है कुछ? अच्छा, जो 5 तारीख का पेपर जिन बच्चों ने दिया था, उन्होंने एनालिसिस कर लिया अच्छे से उसका? कोई करेक्शन वगैरह कुछ लग रहा है क्या आपको? तो आप बता दीजिएगा मुझे। वैसे तो पेपर चेक करा हुआ है अच्छे से, उसमें करेक्शन तो मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है या कोई डाउट वाउट हो तो बता दीजिएगा पहले ही। और हम मंडे को डिस्कस करने वाले हैं, मंडे या ट्यूसडे, जो भी दिन क्लास आपकी रहेगी उस हिसाब से देख लेंगे अपन, या मैं अलग से लिंक सेंड कर दूंगा आपको। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो जब तक आप पूरा कर लेना, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, तो कुछ आपको पूछना नहीं है तो फिर ठीक है, अपन आज यही क्लास एंड करते। बेस्ट ऑफ लक कल के स्कोर के लिए, कल अच्छे से पेपर दे के आओ, है ना? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। बाय सबको, सर टेक केयर। हाँ बोलिए। सर मेरे को वो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूछना था, डाउट, वो पूछ हाँ लूँ बोलो मैं? बोलो बोलो। सर जब जैसे अपने को एक वो बैटरी लगी हुई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है हाँ और बाहर कैपिटल आर का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हाँ अपन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब मतलब किसी भी पॉइंट से घुमा के वापस उस पॉइंट पे लाएंगे, हाँ तो उसमें मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा कि वो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जो अपन लिखते हैं बैटरी के अंदर और उसके बाहर। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन ओवर अ राउंड लूप पाथ हमेशा 0 आएगा, यस सर। है ना? तो आपसे बोला जाए कि यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाए, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या आएगा? तो आंसर शुड बी 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पूछा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पूछा, तो इस बैटरी के अंदर है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी की वजह से ईएमएफ यहां बनता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है जो यहाँ से चार्ज को इधर लेके आती है। बैटरी के अंदर चार्ज का मूवमेंट नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कराती है, बाहर तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट कराती है, अंदर नॉन कंजर्वेटिव। समझे? यस सर। तो बस इस तरह से बोल सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव का कोई वर्क डन पूछे तो आ जाएगा बैटरी का ईएमएफ इनटू चार्ज फ्लो, ये नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन आ जाएगा। और सर जैसे अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है और बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड तक अपन ने करा तो उसमें कंजर्वेटिव का वर्क डन अपन मतलब वो क्या बोलेंगे? बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड मूव करा अपन ने चार्ज को। हाँ अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है P माइनस IR, यस है सर। ना? और ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आप ये पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आ रहा है इनटू वो कर दो चार्ज फ्लो, उससे आप बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या आया होगा। मतलब ये जो अपन E माइनस IR निकालते हैं कंजर्वेटिव रहता है और IR जो आता है वो नेट रहता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का। नहीं, हाँ ऐसा बोल सकते हैं अपन। नहीं, इसके अंदर E माइनस IR नेट हो गया यहाँ पर, यहाँ पे कंजर्वेटिव का वर्क डन E माइनस IR इनटू चार्ज कर देंगे और यहाँ पर IR हो जाएगा सिर्फ, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस IR है वो हो जाएगा। सो यहाँ का E माइनस IR और IR इनका अपन इक्वल करते हैं ना किरचॉफ लॉ में, यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 करते। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वेट क्यों कर पा रहे थे अपन, क्योंकि इनका ये दोनों कंजर्वेटिव की वजह से, यस सर। है ना? तो कंजर्वेटिव का वर्क डन निकालने के लिए E माइनस IR इनटू चार्ज कर सकते हो। यस सर। और कोई डाउट? सर हाँ, तो उसी तरह आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा लाउड बोलेंगे। जो रेजिस्टर है उसमें जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। हाँ, तो है ना जो चार्ज पे कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है उसको मतलब कौन कंज्यूम करके हीट में कन्वर्ट कर देता है, वो मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं उनको क्या नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे हम? नहीं दिक्कत क्या है, देखो अंदर रेजिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टकराते रहते हैं, वो एक्सेलरेट होना चाहिए पर एक्सेलरेट नहीं होते क्योंकि कोलाइड करते जाते हैं। सो जो कोलिजन्स की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है, अगर प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड ही और वो कोलाइड नहीं करते तब तो वो एक्सेलरेट होकर एनर्जी गेन कर लेना चाहिए ना, पर एनर्जी गेन नहीं करते वो। समझे? यस सर। तो वो जो कोलिजन्स हो रहे हैं बार बार, जो एनर्जी गेन करना चाहिए उतनी लॉस हो जा रही है, तो ऐसे हीट जनरेट हो रही है वहां पर। हाँ सर, है ना? हाँ, और कुछ? इस साल का जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन देख लिया था जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आया था? देखा था क्या? नो, नहीं देखा है तो देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ऐसी हाफ इस तरह की सिस्टम दे दिया था, एक हमारे पास आर्क शेप का कंडक्टर दिया था जिसकी कोई थिकनेस थी, ठीक है? इसको 3D में देखोगे तो वो ऐसा कुछ दिख जाएगा, आर्क शेप है, 3D में कुछ ऐसा दिख सकता है आपको, 3D डायग्राम बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसा, है ना? ऐसा कुछ हमारे पास कंडक्टर था इस तरह से। तो इस कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा के उन्होंने करंट फ्लो करवाया था। तो यहाँ पे कुछ कुछ पूछा था, तो वो देखना यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा वो, है ना? मजा आएगा आपको। अच्छा, मैंने देखने को मना करा था, ओके, वो मैंने देखने को मना तो करा था, सही बात है यार, पर क्वेश्चन अच्छा था। चलो बाद में कभी पूरा पेपर करना, तो पूरा पेपर करना तब मजा आएगा, ठीक है? पूरा पेपर ही सॉल्व करना, ऐसा अभी सिलेबस तो पूरा हो चुका है आपका, तो रिवीजन के लिए पूरा पेपर जब सॉल्व करोगे ना तब देख लेना उसको, है ना? आपका सिलेबस तो हो ही चुका है, तो किसी दिन आप है ना एडवांस का एक रिवीजन करने के लिए पूरा पेपर कर लेना 2020 का, पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करके करना,
ठीक है, अच्छे से सब रिवाइज कर लेना, सारी चीजें कंप्लीट आपको आनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हो कि अब मैं जेई का पेपर दे सकता हूँ, तो बराबर 3 घंटे या 6 घंटे का 2 पेपर थे तो 6 घंटे लेके बैठना और प्रॉपर करना, तो आपको फिर मजा आएगा, क्वेश्चन अच्छा था। चलिए, और आप लोग बाकी तो सजेशन मिल ही रहा होगा आपको कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको एक पेपर रोज करने की कोशिश करना चाहिए, इतना आपको। अब पहली चीज है कि सारा सिलेबस में अगर कुछ भी छूटा है आपका, आपके एंड पे अगर आपने कुछ भी कंप्लीट नहीं करा था, मॉड्यूल 100% होना चाहिए आपका, जो भी यहाँ से क्वेश्चन बैंक्स वगैरह मिली थी वो पूरी होना चाहिए आपकी, फिजिक्स में 1 2 3 4 और एससीबी, इतनी चीजें आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको फिर पेपर्स करना चाहिए, फिर मेंस के हिसाब से पढ़ाई करो, और बीच बीच में यहाँ जो स्कोर वगैरह हो रहे हैं वो अच्छे से देते जाओ। तो मेंस के हिसाब से प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितने भी मेंस के टॉपिक है उनको अपन को एनसीईआरटी से रीड कर लेना चाहिए एग्जाम से पहले, अभी इतना टेंशन मत लेना, पर एनसीईआरटी से पहले तक एक बार मतलब एग्जाम से पहले दूसरी तीसरी बार आप रीड कर लो उनको एनसीईआरटी से, आपको इस लेवल पे पहुंचना है। तो एक बार तो आपने टॉपिक पढ़ा था जब पढ़ी होगी एनसीईआरटी, अभी बीच में पढ़ लो, और जेई मेंस आने के पहले फिर से एनसीईआरटी से रीड कर लेना उन टॉपिक्स को, जेई मेंस के स्पेशल टॉपिक्स को। उसमें कोई भी दिक्कत आए, किसी भी लैंग्वेज को समझ नहीं आ रहा है, वो पूछना चाहिए आपको। उसके अलावा आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो बुक आती है एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चंस करना चाहिए, है ना, एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए जितने भी एग्जांपल से क्वेश्चन है वो सब आपको करना चाहिए। तो ये आप इंश्योर कर लो कि मेंस के पहले पहले आप सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। वैसे तो फिजिक्स में जो टॉपिक स्पेशली मेंस के हैं उनके लिए ज्यादा करो, बाकी तो ऑलमोस्ट करे हुए होंगे आपके, फिर भी आप एक बार जरूर देख लेना, पढ़ के देख लेना कि ऐसा क्वेश्चन कराया कि नहीं आपने, ठीक है। तो आप अपना शेड्यूल बना लो कि आपको ये कब करना है ना, मेंस के पहले तक का स्कोर टेस्ट पे, और आपके स्कोर टेस्ट के हिसाब से आप चीजें रिवाइज करते जाओ, फिर स्कोर टेस्ट के बाद फुल टेस्ट आने लगेंगे, तो फुल टेस्ट में फिर आप ये रख सकते हो कि फुल टेस्ट के पहले आप एनसीईआरटी से पूरा एक बार देख लेंगे सारी चीजें, है ना, अलग अलग बुक जो आपने करी हुई है वो कंप्लीट कर लो। तो आप इस तरह से पूरा एक शेड्यूल बना लो कि कब क्या चीज कंप्लीट करने वाले हो, क्लियर। और एक चीज और की, जो जेई मेंस के पेपर हुए, खूब सारे पेपर हुए, तो जेई मेंस के पेपर जरूर पूरे पेपर फॉर्मेट में करो, 2020 के सारे पेपर करो पूरे पेपर फॉर्मेट में, 2019 के पेपर करो। एलएन की तरफ से भी आपको शायद बुकलेट मिल गई है या ऑनलाइन आपको मिल गई होगी, मैसेज नहीं आया तो मुझे ग्रुप में बता देना, मैं आपको भेज दूंगा। पेपर मिल गए, एलएन वाले पेपर मिल गए आपको, जेई मेंस के पेपर की बुकलेट बनाई है, वो मिली आपको क्या? हाँ मिल गई, यस। तो पूरे पेपर करिए आप उसके, है ना। और मेंस के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेंस के पहले खूब सारे आपके मेंस के पेपर हो जाने चाहिए। मेंस के पहले पहले के 1 महीना करीब जो होगा उसमें रोज आपका एक पेपर होना चाहिए, आइदर इट इज फ्रॉम एलएन और आप जेई मेंस का आया हुआ पेपर दो, ठीक है, एक पेपर रोज करना चाहिए, बाकी आपकी पढ़ाई करते रहो जो रिवीजन का काम है, ठीक है। चलिए, तो फिर अपन बस यही एंड करते हैं आज।